गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस। जो लोग सी के बैकग्राउंड से आए होंगे उन्हें मालूम है कि सी प्लस प्लस में दो चीज़ है, एक तो हमारा सी है और दूसरा हमारा प्लस प्लस है। इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से हमारे पास इससे पहले सी रहा होगा जिसके अंदर की एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो लोग सी के बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आएंगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा देखने ही से लग रहा है कि प्लस प्लस का मतलब निश्चित रूप से कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होगा। हम लोग फिर यह भी बोल सकते हैं कि असल में यह जो सी प्लस प्लस है हमारा, यह एक्सटेंशन है सी का, सुपरसेट है उसका। किसका? सी का। इसका मतलब हुआ कि सी में जो भी बात हम लोग पढ़े होंगे या सी में जो भी लीगल स्टेटमेंट होता होगा वह आंख मूंद कर हम सी प्लस प्लस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कहीं से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन वाइस वर्सा तो गलत होगा, क्योंकि जो सुपरसेट होता है ये अपने सबसेट के सभी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को रखता है। लेकिन सबसेट को कहाँ पता है कि भाई सी प्लस प्लस में क्या होगा। तो आज के क्लास में हम लोग सी प्लस प्लस के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग यह देखेंगे अपने पहले ट्यूटोरियल में कि आखिर एनवायरनमेंट ओपन कैसे करेंगे, पहला चीज़। दूसरा, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तीसरा, प्रोग्राम के हर एलिमेंट का मतलब क्या होता है। फिर धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा आपको, क्योंकि सी प्लस प्लस एक तरह का अलाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग टाइम टू टाइम प्रूव भी कर देंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि हम किसी भी कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाइलर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी अगर कंपाइलर यूज करेंगे तो सिंटैक्स तो वही होना है, यह आप जान लीजिए। सिंटैक्स में कोई फ़र्क नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा एडवांस्ड में, जहाँ के हमको कुछ ऐसे फीचर की ज़रूरत हो जो कुछ कंपाइलर प्रोवाइड करता हो, कुछ नहीं करता हो। लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत, जब हम साइंटिफिक लेवल के प्रोग्राम को लिखते हैं उस समय ज़रूरत पड़ता है। हम लोग जिस लेवल में हैं यानी एजुकेशनल लेवल में, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं कि कंपाइलर टू कंपाइलर कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी जिस कंपाइलर का हम इस्तेमाल करेंगे उस एनवायरनमेंट का समझ हमको होना चाहिए, क्योंकि अगर समझ ही नहीं होगा तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जनरली डेव सी प्लस प्लस यूज करते हैं। यह जो हमारा डेव सी प्लस प्लस है, ऐसा नहीं है कि नहीं यही सिर्फ स्टैंडर्ड है। हम लोग इसके जगह पे और भी कुछ दूसरा कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं। हमने अभी आपसे कहा भी कि न कंपाइलर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल होइए उसी कंपाइलर का आप इस्तेमाल कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए फिर देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप जानते ही हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे डेव सी प्लस प्लस तो फिर निश्चित रूप से उसका एनवायरनमेंट अगर इंस्टॉल्ड होगा तब वह मिल जाएगा। हमारे चूँकि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है इसलिए हमने डेव सी प्लस प्लस को खोल दिया। जैसे आप खोलिएगा इसको, तब यहाँ फाइल में न्यू में सोर्स फाइल आता है, उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। इस स्क्रीन पे जाना है, इसको हम लोग एडिटर बोलते हैं। और जाने के बाद जैसे हमने लिखा है अभी इसको हूबहू ऐसे ही लिखना है कुछ दिनों तक। लेकिन हमारा एक तरीका है कि स्टूडेंट को कभी हम यह बात बोलते ही नहीं है कि जैसे हम लिख रहे हैं या जो लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी लॉजिक का इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि लॉजिकल है, 10 आदमी एक ही प्रोग्राम को 10 अलग अलग तरीके से लिखता है, 10 का प्रोग्राम सही भी होता है। आइए फिर देखते हैं पहला प्रोग्राम को। इसके हम लोग हर बिट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ना हमने यहाँ पे लिखा है इसको हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, इंट मेन है, इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन बंद किया std, इसको हम लोग बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सी आउट, और यहाँ एक स्टेटमेंट हमने डाल दिया रिटर्न 0 और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले इसको रन करते हैं और रन करने के बाद फिर हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे कि आखिर इसका बेसिक मतलब क्या है।
ताकि आपको लाइन बाय लाइन मामला समझ में आए। आप देखिएगा कि जितना भी कंपाइलर है सब में एग्जीक्यूशन का कोई ना कोई फीचर दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जीक्यूट करना। हम अगर चाहें तो कंपाइल भी कर सकते हैं पहले, फिर रन भी कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो कंपाइल एंड रन एक ही बार में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि रन करने से पहले कंपाइल होना ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी एनवायरनमेंट का यूज करें। फिर से हम बोल रहे हैं कि रन करने से पहले कंपाइल का होना ज़रूरी है। कंपाइल का क्या मतलब है, अभी तुरंत हम लोग इस पर आते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया कंपाइल एंड रन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह कंपाइल नहीं होगा, यह पहले कंपाइल होगा फिर यह रन होगा। चलिए, जब हम इसको कंपाइल एंड रन किए तब यह यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है यह देखना कि यहाँ पे एरर 0 आ रहा है और वार्निंग भी 0 है। अगर एरर आएगा तो पहले आपको एरर ठीक करना पड़ेगा। एरर का क्या मतलब है, खैर उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो जो स्टेटमेंट हमने लिखा था हेलो हाउ आर यू, यह यहाँ प्रिंट होके आ रहा है। अब आइए इसके एक एक बिट को हम लोग समझने की कोशिश करें कि आखिर इसका मतलब क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर पर लिख लीजिएगा, इसको फिर सेव करना होगा। पहला स्टेटमेंट यही है कि कंपाइलर जो भी कंपाइलर हम यूज करें उसके एडिटर को खोलना है, खोलने के बाद फाइल को लिखना है, लिखने के बाद इसको सेव करना है। सेव में जो भी एक्सटेंशन होगा इसका, असल में आपको मालूम है कि फिर जो भी एक्सटेंशन होता है हमारा वह बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। एक्सटेंशन जो भी इसका होगा उसका एक्सटेंशन होगा .cpp। असल में किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसमें दो चीज़ का इम्पॉर्टेंस, पहला है उसका प्राइमरी नेम और दूसरा उसका एक्सटेंशन। प्राइमरी नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो स्पेसिफाइड है वही रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते थे hello.cpp के नाम से। अगर हम चाहते तो इसको लिख सकते थे india.cpp के नाम से। अगर हम चाहें तो लिख सकते थे delhi.cpp के नाम से। इसका मतलब हुआ कि यह जो प्राइमरी नेम है हमारा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा। बहुत बार बच्चे ये सवाल कर देते हैं कि सर आपने कहा था एक्सटेंशन लगाना होगा, लेकिन हमने तो एक्सटेंशन लगाया ही नहीं, फिर भी हमारा फाइल सेव कर गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट C++ का होगा तो डिफ़ॉल्ट रूप से .cpp आपके फाइल के साथ अटैच हो जाता है। क्लियर है? इसीलिए इस सब बात पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि अभी तक हम लोग समझे क्या, तो फिर हम लोग समझे कि न एक कंपाइलर यूज करना है, उस कंपाइलर के एडिटर को खोलेंगे। अभी जो हमने लिखा है इसको आप बोल सकते हैं यह प्रोटोटाइप है, जिसके हर एलिमेंट का इस्तेमाल हमको अपने प्रोग्राम में करना है। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि जब हम लोग इसको लिख लेंगे तब हम इसको सेव करेंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने कहा कि सेव करते समय फाइल नेम होगा। फाइल नेम में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक प्राइमरी नेम, दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वही होगा जो उस एनवायरनमेंट का है। आपको मालूम ही होगा कि मान लीजिए कि अगर कोई फाइल अगर वर्ड का है तो हम .doc के नाम से सेव करेंगे, अगर वह एक्सेल का है तो .xls के नाम से सेव करेंगे, .ppt करेंगे तो निश्चित रूप से वह पावर पॉइंट का फाइल होगा। उसी तरह से C++ का भी अपना एक एक्सटेंशन दिया हुआ है .cpp। अभी तुरंत हमने यह भी कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वह एक्सटेंशन हमारे फाइल के साथ दिया रहता है। इसीलिए अगर हम नहीं भी लिखते हैं, यद्यपि लिख देने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं भी अगर लिखते हैं फिर भी वह अटैच्ड हो जाता है हमारे साथ। क्लियर है? अब आइए जरा इसको देखते हैं, इसके हर लाइन को। अभी खैर इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जितना भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, आप एक चीज़ जान लीजिए, जितना भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर एक मेन जरूर होगा। मेन होना ही होना है, और सिर्फ एक ही मेन होगा, एक से अधिक मेन नहीं होगा। मेन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेन असल में हम बोल सकते हैं कि यह डिसाइडिंग पॉइंट है, मतलब यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। अब सवाल यह है कि आखिर एग्जीक्यूशन से पहले क्या क्या स्टेप होना है। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले हमको इसको लिखना है, लिखने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करना है। कंपाइल क्यों करेंगे हम लोग? कंपाइल इसलिए करेंगे क्योंकि आज भी कंप्यूटर
हमारे लिखे गए वर्ड को नहीं समझ पाता, मतलब जो हम लिख रहे हैं इसको वह डायरेक्ट नहीं समझ पाता, उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है ताकि यह इसको उसके समझने के लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए हमको कंपाइलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तब बेसिकली एक फाइल बन जाता है, जिस फाइल के अंदर इसका वह फॉर्मेट सेव होगा जो फॉर्मेट मशीन को समझ में आता है। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि जब तक वह फाइल नहीं क्रिएट होगा तब तक हम इसको रन नहीं कर सकते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, स्टेप क्या हुआ? एडिटर खोलना, फाइल को लिखना, इसके बाद इसको सेव करना। सेव में हमको एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, जो उस एनवायरनमेंट यानी अगर C++ यूज कर रहे हैं तो .cpp हमको देना होगा। ठीक है? इसके बाद हमने कहा आपसे कि इसको अब कंपाइल करना है। कंपाइलेशन का पर्पस क्या है साहब? कंपाइलेशन का पर्पस यह है कि जो हमने लिखा है, जिसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं, यह जो सोर्स फाइल है इसको एग्जीक्यूट होने से पहले, इसके एग्जीक्यूशन से पहले हमको इसके फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा ताकि मशीन इसको समझ सके। और जब तक मशीन नहीं समझेगा तब तक आगे का कार्यक्रम भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक बार जब यह कंपाइल हो जाएगा तब हम इसको रन बोलिए या आप एग्जीक्यूशन बोलिए। इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा भी था कि हर फाइल को रन करने से पहले उसको कंपाइल करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि उसका जो फॉर्मेट है यह मशीन के समझने के लायक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब तक नहीं कन्वर्ट होगा ये रन करेगा ही नहीं। क्लियर है? अब जब हम इसको कंपाइल करते हैं तब बेसिकली यह टॉप टू बॉटम कंपाइल होता है, या टॉप टू बॉटम कंपाइल होता है। मतलब कि कंपाइलर को आपके मेन के जगह से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ काम है कि ऊपर से लिया, लेने के बाद इसको इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तब इसका एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। इसका मतलब हुआ कि मेन का इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि मेन ही वह पॉइंट है जहाँ से कि हमारा प्रोग्राम रन करेगा, जहाँ से कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? असल में मेन में जो भी बात आप लिखिएगा, सबसे पहले रन करने का मतलब होता है कि सिस्टम इसको कंट्रोल देगा। इस पर खैर हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले हम लोग कुछ इस एनवायरनमेंट को समझ लें, फिर हम लोग उस पर आएंगे। अभी हमने यह कहा कि मेन ही हमारा क्या है? एग्जीक्यूशन पॉइंट। चलिए एक बात आपको हम बोल रहे हैं, घरेलू बात, कि मान लीजिए कि किसी भी घर में नंबर ऑफ गार्जियंस कितना होना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि वही गार्जियन है जो कि डिसीजन टेकिंग पॉइंट होना चाहिए। जिस फैमिली में 2 अगर डिसीजन टेकिंग पॉइंट हो जाएगा तो आप तय जानिए कि फिर वहाँ डिसीजन नहीं हो पाएगा, फिर वह फैमिली हैंग करेगा, बार बार क्लैशिंग होगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में शायद ही कोई ऐसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला अभी तक, जहाँ के हम लोग 2, 3, 4, 5 मेन भी लिख सकते हैं। चाहे हम जावा यूज करें, कुछ भी यूज करें, हर जगह आप देखिएगा मेन सिर्फ एक ही होता है। जो लोग सी पढ़ के आए होंगे उनको भी मालूम होगा कि वहाँ भी उनको पढ़ाया गया होगा कि मेन सिर्फ एक ही हो सकता है। क्लियर है? यह जो मेन है बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कि जो कुछ काम करेगा। आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि जिस एलिमेंट के साथ या पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज वाला रहेगा, निश्चित रूप से वह फंक्शन है, वह कुछ ना कुछ फंक्शन करने के लिए लिखा गया है। अब यह क्या फंक्शन करेगा, इसको लिखने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है तो एक क्लोज भी करना। अब बीच में जो इसका बॉडी है उसके बारे में लिख देना है। क्लियर है? फिर से हम बोल रहे हैं कि जिस एलिमेंट के साथ यह डब्बा आपको दिखे ओपन और क्लोज वाला, इसका मतलब हुआ कि वह एक फंक्शन है। अगर वह एक फंक्शन है, इसका मतलब हुआ कि वह कुछ ना कुछ फंक्शन करेगा, और उस फंक्शन को लिखने के लिए हम लोगों को पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कंट्रोल मिलेगा तब यह दोनों लाइन अपना कार्यक्रम शुरू कर देगा। जो जिस काम के लिए भी आप लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं यही लाइन लिखेंगे। अभी तो हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी लिखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि और बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन जैसे कंट्रोल मिला कि बस इसका कहानी शुरू हुआ, बराबर याद रखना है कि यह यहाँ से शुरू होगा, यहाँ बंद होगा। ठीक है? अब आइए जैसा हम लोग देखते हैं
कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रोग्राम लिखने के समय ध्यान में रखना है। देखिए प्रोग्राम में दो चीज़ आप लिखिएगा बराबर। एक तो जो उनका एलिमेंट दिया हुआ है, उनका जो एलिमेंट दिया हुआ है उसमें यह एक कंपल्सन है कि आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसा उन्होंने कहा है। जैसे अगर उन्होंने कहा है कि INT को छोटा में लिखना है तो आपको छोटा में लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसमें कुछ कलाकारी किया तो एरर आएगा और आप तय जानिए उस सिवाय टाइम पास के कुछ नहीं होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है तो फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी करना है, आपको करना ही होगा, यह बाउंडेशन। सिर्फ एक यही जगह था यहाँ पे जहाँ कि हमको कुछ फ्रीडम था जिसमें कि हमको जो मन करे वह लिख सकते थे। असल में इसको केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो चीज़ अपर केस में लिखना है अपर केस में ही लिखना होगा, जो चीज़ लोअर केस में लिखना है लोअर केस में ही लिखना होगा, तभी जा कर के आपका यह प्रोग्राम बिना किसी एरर के कंपाइल हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि अब कंपाइलर का दो पर्पस हमको समझ में आ रहा है। पहला, इसके फॉर्मेट को कन्वर्ट करना ताकि मशीन इसको समझ सके। दूसरा कि इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हो, कोई सिंटैक्स का एरर हो, उसको भी पकड़ना और यूजर को बताना। जैसे मान लीजिए चलिए हम थोड़ा सा एरर कर रहे हैं, यहाँ से हमने मेन के डब्बा को गायब कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि आखिर यह क्या काम करेगा। आइए ज़रा देखते हैं यह क्या काम करेगा। जैसे हमने लिखा इसने एरर देना शुरू कर दिया। एक चीज़ जान लीजिए कि इसका एक ड्रॉबैक क्या है, आज भी है, कि इसके एरर को एक्सपीरियंस के बाद ही आप समझ पाइएगा। क्योंकि अभी अगर आपने देखा होगा तो फिर एरर हमने यहाँ किया था लेकिन एरर यह यहाँ शो कर रहा था। कई एक बार ऐसा होता है कि ना लाइन नंबर 15 में शो करेगा एरर, जबकि हो सकता है क्योंकि हमने लाइन नंबर 3 में कुछ एरर किया था उसके चलते यह काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो ग्रामर है हमको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं लिखेंगे उस फॉर्मेट में तब तक आप तय जानिए कि आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, और अगर कंपाइल नहीं हुआ तो आपका प्रोग्राम रन भी नहीं करेगा। क्लियर है? अब इसका मतलब हुआ ग्रामर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे अगर किसी को इंग्लिश अगर पढ़ना होगा तब एक बाध्यता है ना कि उसको इंग्लिश ग्रामर फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को हिंदी अगर पढ़ना होगा तब एक बाध्यता है कि उसको हिंदी ग्रामर फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि यह एक लैंग्वेज है तो निश्चित रूप से इसका अपना एक ग्रामर होगा जिसको कि हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब आइए जैसा देखते हैं कि इसके अंदर लिखे गए हर बात का मतलब क्या है। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ सी आउट बोलते हैं, कुछ लोग इसको काउट बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। सी आउट बोलते हैं, इसका अपना एक मतलब कंसोल आउटपुट से इसका मतलब। खैर इस सब पे खैर हम लोग बाद में आएंगे। यह जो सी आउट है इसका अपना एक पर्पस है। पर्पस क्या है कि जो भी बात आप यहाँ लिखते हैं इसको यह प्रिंट कर देता है। जैसा कि हम लोग देख भी रहे कि रन करते समय हूबहू जो बात हमने यहाँ लिखा था उसको इसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कंपाइलर हो चाहे आपका जो एनवायरनमेंट हो, रन टाइम एनवायरनमेंट भी, यह दिमाग नहीं लगाता। मतलब सी आउट का बेसिक पर्पस क्या हुआ? रन करना। इसके साथ यह जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्टर। यह क्या है? इंसर्टर। क्लियर है? दूसरी बात है कि C++ में यह जो लिखा हुआ है std, इसका मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब हुआ कि हम उस सी आउट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे std नाम के रीजन में डिफाइंड है। या उसी तरह का केस हुआ जैसे आप किसी कॉलेज में गए और आपने कहा कि मुझे बीटेक के 4th ईयर के कंप्यूटर साइंस के बच्चा को खोजना है। इसका मतलब हुआ कि आपने बिल्कुल पूरी तरह रीजन को आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है? यह जो आपका जो std है यह असल में एक फंक्शन है जो निश्चित रूप से एक रीजन डिफाइन कर रहा है और उसी रीजन के अंदर सी आउट लिखा हुआ है, इसीलिए हमको इसको std लिखना पड़ा है। इसके जगह पे हमारे पास और क्या ऑप्शन है अभी आगे वाले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। यह जो हमारा IO स्ट्रीम है इसका क्या मतलब है, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का चीज़ है। देखिए होता क्या है कि जनरल लाइफ में भी
किसी भी एंटिटी को यूज करने से पहले उसका डिफिनीशन हमारे पास होना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि भाई सी आउट अगर हम लिखेंगे तब यह प्रिंट करेगा, सी आउट अगर हम लिखेंगे तब यह प्रिंट करेगा। लेकिन ये कोई मैजिकल तो है नहीं कि हमने सी आउट लिखा और ये प्रिंट कर दिया। इसके लिए निश्चित रूप से प्रिंट यह कर सके इसका कुछ न कुछ बॉडी कहीं न कहीं लिखा गया होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फंक्शनैलिटी लिख वहाँ पे डिफाइंड होगा, तभी जाके यह अपने पर्पस को सॉल्व कर रहा है। होता क्या है कि जैसे हम बराबर बोलते हैं क्लास में एग्जाम्पल में भी कि जैसे किसी को खाना खाना है तो खाना खाने का सबसे पहला क्या होगा क्राइटेरिया कि ना खाना का बना हुआ होना जरूरी है। अब या तो खाना हम बनाए या खाना कौन बनाए या फिर खाना होटल वाला बनाए, लेकिन खाना का बनना तो जरूरी है। तो या तो हम खाना खुद से बनाएं, मतलब कि सी आउट कैसे काम करेगा इसको भी लिखें, या हम ऐसे जगह पे चले जाएं होटल में जहां कि सी आउट कैसे काम करेगा डिफाइंड है, हम सिर्फ उसके साथ अटैच्ड होंगे यानी लिंक होंगे, और यहीं पर लिंकर आता है। जैसे यह लिंक करेगा कि निश्चित रूप से हमको सी आउट के फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा। जैसे होटल में जाने पे हमारा इंटेंशन क्या होता है कि क्या खाना खाना है, न कि खाना कैसे बना है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करना होगा तब तो फिर हम लोग अपने ही घर पे ही खाना बना लेंगे। इसलिए आज के बाद अगर कोई भी अगर पूछे कि आपने इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्यों लिखा, इसलिए हम लिखे क्योंकि हम सी आउट यूज करना चाहते थे, ना सिर्फ यूज करना चाहते थे बल्कि बिना डिफाइन किए हुए यूज करना चाहते थे, क्योंकि इसका डिफिनीशन आयोस्ट्रीम में है, इसीलिए हमको इसको लिखना पड़ा। आज के बाद कोई भी अगर फंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट अगर यूज करना पड़ेगा तो हमको पहले उसके हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल, मतलब कि पहले से डिफाइंड है। जैसे हमने कंपाइलर को इंस्टॉल किया होगा इस तरह का सैकड़ों हेडर फाइल हमारे साथ आ गया होगा। क्लियर है? दूसरी बात है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि इसका अपना एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब हुआ कि सी आउट को लिखेंगे छोटा में, इसके बाद हमको इंसर्टर लगाना है, इंसर्टर के बाद डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख देना है, जो बात हम लिखेंगे वही बात प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 0, इस पे खैर हम लोग थोड़े दिन के बाद आएंगे क्योंकि अभी बहुत अर्ली होगा इस बात को समझना। यद्यपि हमारे इस कंपाइलर में अगर आप चाहिए तो बिना रिटर्न 0 के भी आप चाहिए तो प्रोग्राम को रन करने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपाइलर में इसको लिखते नहीं हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। काम यहाँ पे कर रहा है लेकिन लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप समझ जाइए। वह असल में इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिटर्न 0 चाहे हम लिखें या नहीं लिखें, लेकिन रिटर्न 0 हमारे साथ रहता ही रहता है। अगर हमने नहीं लिखा तो फिर सिस्टम अपनी तरफ से इसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लिखने से यह फ़ायदा है कि दुनिया के हर कंपाइलर में फिर यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको रिटर्न 0 लिखना चाहिए कि नहीं लिखनी। नहीं लिखने पे हमको पहले उस कंपाइलर के उस बेसिक नेचर को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बिना रिटर्न 0 लिखे हुए भी सिस्टम हमारा हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर आज पहला दिन के लिए सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पर काम करें। कुछ बात को हम फिर से बोल दे रहे हैं कि प्रोग्राम लिखने का तरीका क्या होगा। एडिटर ओपन करना, फाइल लिखना, उसको .cpp के नाम से सेव करना, उसके बाद कंपाइल करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना। इतना पर्पस हमको करना पड़ेगा। चूँकि यह एक लैंग्वेज है, इसका अपना एक ग्रामर है, इसीलिए जो भी एलिमेंट हम उनका यूज करेंगे, मतलब कि एनवायरनमेंट का, उसमें यह बिल्कुल कंपल्सन है कि हमको उसी तरह से यूज करना पड़ेगा जैसे वहाँ लिखा हुआ है। यूज करने में हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से उनको कोई मीनिंग दे नहीं पाएंगे। फिर हमने कहा कि है ना, इसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट जैसे मेन है तो फिर मेन सिर्फ एक ही होगा। यह एक केस सेंसिटिव एनवायरनमेंट होता है। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ
कि जो चीज़ छोटा में लिखना है छोटा ही में लिखना है, बड़ा में लिखना है बड़ा ही में। इसके बाद हमने कहा कि ना जो इनका प्रॉपर तरीका है, हम बिल्कुल कंपल्सन है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिवाय टाइम पास के नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लगते हैं रिसर्च कर, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। लिखने का तरीका यही है, इसीलिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, जब हम लोग अपना लॉजिक शुरू करेंगे, कुछ ऐसे लॉजिकल प्रोग्राम पे जब हम लोग आएंगे जिसके लिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसको, तब वहाँ पे फिर हमारे पास यह मौका लगेगा कि फिर हम अपनी तरफ से दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन ग्रामर में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश अगर यूज करना है तो इंग्लिश ग्रामर को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और भी एलिमेंट का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे एक और बात आज ही हम लोग समझ लें तो बेहतर है कि किसी भी स्टेटमेंट को यहाँ सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है, यह एक मैंडेटरी है, यह भी एक रूल है। ऐसा नहीं है कि ना आप फुल स्टॉप लगा दें, आपके लगाने से नहीं होगा। ग्रामर में चूँकि सेमी कॉलन देना पड़े, तब आप यह बोल सकते हैं कि ना फिर यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों ना लगा दें ऊपर में। आइए लगा कर देखते हैं। प्रोग्रामिंग में यही तो खासियत है कि जहाँ डाउट लगे वह काम करके आप देख लीजिए। हमने वहीं पे सेमी कॉलन लगा दिया। आइए अब ज़्यादा देखते हैं। अब यह बोल रहा है कि यह जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है आपका, बेसिकली अब इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया ऊपर में मेन के साथ, तो फिर मेन का जो बॉडी था, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। या उसी तरह का केस होगा कि जैसे आप किसी पेशेंट को PMCH ले गए, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है और आप उसके गला पे पैर रख दिए, यानी कि उसका टर्मिनेशन हो गया और फिर आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि उससे पहले उसका पत्ता कट चुका है। उसी तरह से यह भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इसको रखना है, हमको अलाइव रखना है, तो ऐसा नहीं हो कि ना हम सेमी कॉलन यहीं पे लगा दें। यहाँ आप जैसे लगाएंगे कि फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि हर स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है, लेकिन वहाँ भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो धीरे धीरे प्रोग्राम लिखते लिखते हम लोग समझ जाते हैं। क्लियर है? दूसरी बात है जो कि उसका खैर कोई बहुत हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, या असल में जो आपका सेमी कॉलन यहाँ जो दिया हुआ है, अगर आप चाहते तो आप सेमी कॉलन यहाँ भी आप दे सकते थे, ठीक है। चूँकि इस एडिटर का एक है कि नहीं, खुद ब खुद उसका पेयर ड्रॉ कर देता है, फिर भी यह काम कर जाएगा, काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह फ्री फॉर्म लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसका फॉर्मेट कोई खास वैसा बना करके हमको नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इस सब पे खैर बहुत ध्यान नहीं देना। अगर आप चाहिए तो पूरे को उठा करके आप एक ही साथ वहाँ पे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए और यहीं पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसको भी अगर आप चाहिए तो आप ऊपर में ही डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप चाहिए तो नहीं, इसको भी आप यहीं पे आप क्लोज अप कर दीजिए। देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा। लेकिन ये सब ट्राई नहीं करना है, करने में भी हर्ज नहीं है, हम आपको बिल्कुल ही मना नहीं करेंगे कि आप ऐसा काम मत कीजिए, लेकिन ये सब से कोई आपको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना हमको। देखिए दो तरह का चीज़ है, एक तो ग्रामर है जिसको हर हाल में हमको फॉलो करना है, दूसरा जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी उसके एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हमारा तरीका रहता है बराबर कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। STD के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि STD असल में एक रीजन है जिसके अंदर Cout नाम का एक एलिमेंट डिफाइंड है, जिसके चलते अगर हम चाहें तो कुछ लिखेंगे तब वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ट्यूटोरियल से प्रोग्रामिंग की तरफ फिर और आगे हम लोग बढ़ेंगे। C++ का हिस्ट्री क्या है, इसको जनरली हम 2-3 क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ताकि चूँकि उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस है नहीं कि ना हिस्ट्री क्या है, कौन इसको बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण था। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।